अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मैमन। स्टूडेंट, आज हम अपनी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा होगा जब आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस किया होगा। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि डील करती है किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, बॉन्ड बना रहे हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की और उनकी डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच मीन्स हाइड्रोकार्बन ड्राइव कंपाउंड। ड्राइव कंपाउंड से क्या मुराद, ये हमारे पास एक कंपाउंड है स्टूडेंट। ठीक है, अभी कोई भी कंपाउंड आप ले लें, अभी हमें इसके नेम को या कौन सी चेन है इसे डिस्कस नहीं करना है। हमारे पास सिंपली एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसी कंपाउंड में से अगर हम एक नया कंपाउंड बनाए तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो ये कि मैंने एक हाइड्रोजन की जगह दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल किया है, वो है क्लोरीन। ठीक है, तो जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन से एक नया कंपाउंड बन जाए, ठीक है, नए चेंजेस आ जाए, उसमें कुछ एलिमेंट्स हम ऐड कर लें और एक नया कंपाउंड बना लें, तो वो हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी डेरिवेटिव्स कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की स्टडी यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं, हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, इसकी कंपोजिशन को, रिएक्शन को और इसकी प्रिपरेशन को, ये किस तरह बना है। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, यानी कि अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करें, ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1915 में हमें ये बताया कि उन्होंने एक थ्योरी दी। अब उस साइंटिस्ट का नाम था ब्रिजलियस। इन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने वाइटल फोर्स के बारे में बताया। अब ये वाइटल फोर्स का क्या मतलब है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिर्फ हम हासिल कर सकते हैं लिविंग बॉडी से। ठीक है, तो यानी कि लिविंग बॉडी विच मीन्स प्लांट, विच मीन ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स, तो कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या हमारे पास प्लांट्स की बॉडी हो या एनिमल्स की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से ही हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं। ऐसा हमें कब पता चला, 1915 में हमारे साइंटिस्ट ने बताया, और इस थ्योरी को हम क्या कहते थे, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा लेबोरेटरीज में, लैब्स में सिंथेसाइज नहीं की जा सकती। इसे हम लैब में जो है ना वो किसी तरीके से नहीं बना सकते। लेकिन 1928 में इनकी इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी इस थ्योरी को खत्म कर दिया गया, और 1928 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिश होलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि सिंपली इन्होंने एक बल्कि एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये वाज़ेह किया कि इन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया और इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो इनके पास प्रोडक्ट हासिल हुआ, जो इनके पास कंपाउंड हासिल हुआ, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, और वो कंपाउंड हमारे पास कौन सा था, वो कंपाउंड हमारे पास यूरिया था, या आप ये कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में यूरिया की प्रॉपर्टीज मौजूद थी। ठीक है, अब यूरिया क्या है ये आपने बायोलॉजी में डिस्कस किया होगा। यूरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एक वेस्ट मटेरियल होता है, विच मीन्स कि हमारा यूरिन जो होता है, तो उसी यूरिक प्रॉपर्टीज में हमें एक कंपाउंड मिला, और उस कंपाउंड को कैसे हासिल किया गया था, हीट करके हासिल किया गया था अमोनियम साइनाइड से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा था कि सिर्फ लिविंग बॉडी से, जबकि ये तो कोई लिविंग बॉडी नहीं है, ये हमारे पास सिंपल एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल किया। तो इस बात को डिस्कार्ड कर दिया गया कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को और किसी तरह सिंथेसाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने 1928 में बना के दिखाया, सिंथेसाइज करके दिखाया इन लैब एंड बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड के अलावा अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखें तो वही हमारे पास है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है। बैकग्राउंड आपके लिए जो है ना वो एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है।
हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लिया कि वो एक ब्रांच है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, किस तरीके के हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि आर दोज दैट कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, आर दोज दैट कंटेन, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं वन और मोर देन वन कार्बन एटम, एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स को। किस तरीके से, कोवेलेंटली। कोवेलेंटली क्या है, हमारे पास बॉन्ड का नाम है। आपने केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ बॉन्ड होते हैं। आयोनिक बॉन्ड को हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड वो जो कि हमारे पास शेयरिंग कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ पर जो हमारे पास एटम्स होंगे, सिंगल तो वो कार्बन होगा, अगर सिंगल नहीं हुआ, एक से ज्यादा हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, कोवेलेंटली बॉन्ड बना के मौजूद होगा। आगे लिखा है हमारे पास लिंक टू अदर, एक दूसरे के साथ लिंक। लिंक का मतलब होता है बॉन्ड, ठीक है, लिंक का मतलब बॉन्ड होगा। अच्छा, अदर एलिमेंट या अदर एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मजीद, ठीक है। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखी है आपकी बुक में, इथीन है, अल्कोहल है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एक, तो अगर सिंगल होगा तो सिंगल कार्बन या फिर ये बॉन्ड बना, यहाँ पर कोई सा भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एटम आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले इसमें लिखा है आपके पास सोर्स। सोर्स क्या है, तो हमने अभी डिस्कस किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ मिनरल से हम इसे हासिल कर सकते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। लेकिन मोस्टली जो इसमें तादाद होती है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके अलावा आपकी बुक में लिखे हुए कुछ हेलोजेंस भी होते हैं। हेलोजेंस हमारे पास ग्रुप 7A के जो एलिमेंट है उनको हेलोजन कहते हैं। आगे अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो आपको ये एक रूल याद रखना है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जिस तरीके का हमारे पास कंपाउंड होगा वो उसी तरीके के कंपाउंड के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है, सॉल्युबल होगा इजीली। जैसे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही वो पसंद करेगा सॉल्युबल होना। उसके अलावा अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो लेस स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर में। अगर हम टेम्परेचर को हाई करें तो फिर ये स्टेबल कैसे होंगे, लेस होंगे। उसके अलावा अगर हम कंबशन की बात करें, यानी कि बर्निंग का अमल अगर हम देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। विच मीन्स के ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन के बगैर हम कंपाउंड को जो है इजीली बर्न नहीं कर पाते, ऑक्सीजन की नीड रहती है। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जो है वो हीट अप करेंगे, जलाएंगे, तो उसके नतीजे में हमें क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो हमें हासिल होंगे। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोर कंबस्टेबल होते हैं, ठीक है, ज्यादा जो है वो कंबशन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्टिविटी है इसके कैरेक्टर में। रेट ऑफ रिएक्टिविटी यानी उनके रिएक्टिव होने की जो कितनी सलाहियत है, कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं या कितना कम करते हैं, तो ये स्लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी इनकी रिएक्टिविटी, इनका रिएक्शन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत स्लो होता है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कुछ कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस उनको ये, कंडीशंस की उनकी ज़रूरत जो होती है वो ये होती है, या तो हम टेम्परेचर पे वो कर सकते हैं उनको, या तो प्रेशर पे, या कैटेलाइज करके हम उसकी रिएक्टिविटी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नीड ऑफ कंडीशन, कंडीशन की ज़रूरत है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, साथ ही ये कैसा रिएक्टिव है, स्लो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये एक नॉन कंडक्टर है स्टूडेंट, ठीक है, ये कैसा है, नॉन कंडक्टर, विच मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट क्यों नहीं होती, अगर इसका रीजन देखें तो इसमें चार्ज ही मौजूद नहीं है। ये ऐसे कंपाउंड है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास आयंस होते हैं, यानी चार्ज होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आयंस को, चार्ज को फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं जिसमें कोई आयंस या चार्ज नहीं होता, तो ये एक नॉन कंडक्टर है, सही है। उसके अलावा एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा लोअर होते हैं, मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाना, बहुत जल्दी बॉइल्ड हो जाना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड। अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर मैं मीथेन गैस आपने देखी है, ठीक है, CH4,
तो यहाँ पर हमारे पास जो मीथेन गैस है इनके दरमियान पे कौन सी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम इसे क्रॉस और से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है जब ये मेल्ट होना शुरू करेगा तो इसके बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। तो जब बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी, लो पे हो जाएगी, ठीक है। तो वीक बॉन्ड होने की वजह कर हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सही है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आपके ये पेपर में आ सकता है सवाल। तो इस चैप्टर से आपने इस सवाल को प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास मौजूद है आपने इस तरीके से नहीं लिखना, पेपर में आपने जिस तरीके से बुक में लिखा है पैराग्राफ 1-2 लाइन होगी आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि आपके पास सोर्स क्या है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, हेलोजन भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक रूल है, याद रखिएगा, जो अपने ही जैसे को क्या करेगा उसमें इजिली सॉल्युबल होगा। स्टेबिलिटी कैसी है, लेस स्टेबल है हाई टेम्परेचर में। कंबशन हमने डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन करेंगे और मोर कंबस्टेबल है, ठीक है। उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्टिविटी स्लो है और कंडीशंस मांगती है। उसके अलावा ये जो है वो एक नॉन कंडक्टर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनकी बहुत लो है ड्यू टू द रीजन ऑफ वीक बॉन्ड, सही है। तो ये हमारे पास था ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये हमारे पास थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन। तो पहले उसे समझते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जाती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। 4 तरीके हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि आपके पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी थी बुटेन की, यहाँ पर आपके पास कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम है। तो अगर हम इस तरह मीथेन का लिखें तो मीथेन होता है CH4, यानी कि कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, सही है। तो ये हमारे पास लिखने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, देखते हैं कि एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, फिर उनको आपस में प्लस करते हैं तो वो क्या निकलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलता है। तो इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इनका स्ट्रक्चर बना के तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी कि अरेंजमेंट ऑफ अ सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल, सिंगल एटम को मॉलिक्यूल में अरेंज करना, ठीक है। किस तरीके से, अब इसी बुटेन की एग्जांपल अगर हम लें तो कार्बन के यहाँ पे कितने एटम है, 4। तो आपको पता है कि 4, अगर हम कार्बन की वैलेंसी देखें, क्लास 9 में आपने वैलेंसी पढ़ी होगी, तो वो होती है हमारे पास 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसको अपना ऑर्बिट शेल जो है उसे मुकम्मल करने की, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो यानी कि अगर इसे अपना ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए 4 एटम्स की जरूरत है, मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फिर वो 4 रास्तों से बॉन्ड बना सकेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कार्बन को 4 रास्ते किस तरह दिए, 1 2 3, इस तरीके से वो 4 क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो उसके 10 एटम मौजूद हैं, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। तो अब इसे अरेंज करने के 2 तरीके, एक हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं, दूसरा ब्रांच चेन बनाते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ जाता है, सही है। तो ये स्ट्रेट चेन क्या है या ब्रांच चेन क्या है, इसे हम क्लासिफिकेशन में समझेंगे। आपने बस ये याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ एटम को हम सेट करें और अगर उसके मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम यानी कि जो मॉलिक्यूल्स में मौजूद है, तो उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। लेकिन अगर वो इस तरह चेन बनी हुई है तो फिर उस चेन को, उस अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहेंगे, सही है। तीसरा हमारे पास है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर यूनिट को हम रिटर्न कर दें, यानी कि बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर यूनिट को लें और इसको लिख के बता दें। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लूं C3, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर में उठा लूं तो ये आ गया मेरे पास C3, ठीक है। C2 अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो देखिए C यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन के 2 एटम C2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं रिटर्न करके लिखूंगी तो वो मेरे पास कंडेंस फार्मूला कहलाएगा। उसके बाद है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। किस तरीके से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, एटम के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन है उसको वाजे करना, ठीक है, उसे हम क्रॉस और डॉट से वाजे करते हैं। यानी हमारे पास एक एलिमेंट जो है अगर उसने इस तरह जाहिर किया है तो ये बॉन्ड किसके साथ बन रही है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये दोनों जो है क्रॉस और डॉट ये जाहिर कर रहे हैं इनके बॉन्ड को, यहाँ पर जो है ये इनके बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। कि अगर एक कार्बन को जरूरत थी 4 इलेक्ट्रॉन को अपने जो उसके ऑर्बिट है उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी वैलेंसी थी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक की जरूरत होती है ताकि वो अपने पहले शेल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो डाल सके, स्टेबल कर सके। अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को यहाँ से वैसे तो 4 चाहिए लेकिन एक साइड से अभी से 1 चाहिए, तो ये अपना देगा ये अपना देगा और ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो इसको जाहिर हम करेंगे डॉट और क्रॉस से। तो ये चारों तरीके प्रेजेंट करेंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को प्रेजेंट किया जाता है, सही है। पहला है मॉलिक्यूलर, दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चर, उसके बाद है कंडेंस, डॉट एंड क्रॉस, सही है। डॉट एंड क्रॉस को हम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो फॉर्मूला भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे।